आज हमने अपने चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F3 उसका हमने उसकी हमने किट प्रैक्टिस करनी है जो किट कैप्लन से मैं करवाने लगा। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो देखेंगे, कुछ हो सकता है मे भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हो तो वो हम देख लेंगे। प्लस एक और बात ये कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अपनी जो प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे तो मैं करवाऊंगा, इसको रिवाइज करना जरूर है, ऑब्वियसली कैप्टन से भी करना है, प्लस बीपीपी किट को भी साथ साथ चलाना है। एमसीक्यूज एटलीस्ट एमटीक्यूज जब आएंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन एमसीक्यूज जो है वो आपने असाइनमेंट में इसी चैप्टर की, जैसे जिस दिन मैं करवाऊंगा उस दिन बीपीपी से करना है, और जहां इशू है आप लोगों ने मुझे फौरन बता देना ताकि मैं अगले दिन उसको डिस्कस कर लूँ। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना किट नंबर 1। बिस्मिल्लाह करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देख लेना, कभी कभार ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। उस केस में आपने वो देखनी होती है जो गलत है। ठीक है। अभी तो है ट्रू वही बतानी है। पहला कह रहा है सरमद एमटीक्यूज जो आप बोल रहे हो ना, वो सारे चैप्टर्स में से नहीं आते। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि एमटीक्यूज नहीं स्टार्ट होंगे अभी, असल में एमटीक्यूज सारे चैप्टर्स में नहीं आते। एमटीक्यूज के खास चैप्टर्स होते हैं। जिस तरह F2 लेवल पे भी अगर देखा जाए तो एमटीक्यूज आएंगे खास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटिंग या इस तरह, यहाँ पे भी इस तरह कंसोलिडेशन, कैश फ्लोज, और जहाँ पे आएंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा। पहले चैप्टर्स में एमटीक्यूज नहीं है। सही है, पहले पहले चैप्टर्स में एमटीक्यूज नहीं है, जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सही है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, पहले एमसीक्यू में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर लायबल फॉर एनी लॉसेज ऑफ द कंपनी। वो कह रहा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी कंपनी का लॉस होता है उसके वो लायबल है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वन नोट पे लेके जा रहा हूँ, साथ पूरी स्क्रीन शो करूंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। देखो, जो आपका डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर वो मालिक नहीं होता, वो कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, तो कंपनी की जो अपर लेवल पे जो बैठे होते हैं ना मैनेजमेंट, उनको डायरेक्टर बोलते हैं। अब डायरेक्टर को तो ऑब्वियसली डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कंपनी चला रहा है, और डायरेक्टर को उसके बदले क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। ठीक है, डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है। जो ओनर्स बाहर बैठे हुए हैं उनका काम है कंपनी के तमाम प्रॉफिट और लॉसेस को एंजॉय करना। सही है। सबसे पहले क्या होता है कि जो कंपनी की नज़र से देखा जाए तो अगर कोई प्रॉफिट या लॉस किसी किस्म का होता है तो वो कैपिटल को जाके इफेक्ट करता है। और कैपिटल का ताल्लुक, कैपिटल का मतलब ये होता है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया होता है ना उसको जाके इफेक्ट करता है। और कैपिटल का ताल्लुक ओनर्स से होता है, तो ओनर्स को इफेक्ट करे। वो कह रहा है कोई भी लॉस होगा ना, डायरेक्टर उस लॉस का जिम्मेदार होगा, आर लायबल फॉर द लॉसेस जो उसको हुए हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये गूगल क्रोम के ऊपर मैंने किट खोली हुई है, इस पे इस वजह से पेन यूज नहीं हो सकता, तो पेन के लिए जहाँ पेन यूज करना पड़ेगा, लिखना होगा, तो वहाँ मैं वन नोट ये वाली जो आपके सामने स्क्रीन है ये शो कर दूंगा। ठीक है, तो जरा फोकस रखना कि मैं किस पॉइंट पे हूँ। अब मैं डिस्कस करने लगा इस पॉइंट को, बी पॉइंट को। बी पॉइंट में कह रहा है, मतलब पहली तो गलत हो गई ना स्टेटमेंट, डायरेक्टर आप लायबल नहीं होते। दूसरी स्टेटमेंट, द सोल ट्रेडर बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड ऑपरेटेड बाय प्रोप्राइटर। तो कह रहा है जो सोल ट्रेडर बिजनेस में बिजनेस होता है ना वो शेयर होल्डर ओन करते हैं। माशाल्लाह, वो ये कह रहा है कि जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है जिसका एक ओनर हो, वो कह रहा है उसको शेयर होल्डर्स ओन करते हैं, कि उसके अंदर शेयर्स होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कंपनीज को शेयर होल्डर ओन करते हैं। जो अगर आपका सोल ट्रेडर, तो एक ओनर होगा जो होल्ड कर रहा होगा उसको। अच्छा, ये भी गलत हो गया। सी में वो कह रहा है पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेज इन पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेज इन द पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। वो ये कह रहे हैं, सी को थोड़ा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सी में वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जिसके 3 पार्टनर्स हैं। सही है, पार्टनर ए, बी और सी। अब इन तीनों का ऐसा है कि प्रॉफिट जो शेयर होता है ना, प्रॉफिट वो 50% शेयर होता है, 50 ए को, 25% बी को, और 25% सी को। वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो प्रॉफिट की रेशियो है ना, अब ये तो प्रॉफिट रेशियो है, वही लॉस की रेशियो होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि लॉस की रेशियो भी वही होगी, लॉस की रेशियो भी वही होगी। तो ऐसा नहीं होता। वो कह रहा है पार्टनर आर लायबल फॉर द लॉसेज इन पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। ऐसा नहीं है।
लॉस की रेशोज अलहदा हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट की रेशो ये है लेकिन लॉस की रेशो हो 40%, 30% और 30%। पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं कि जो लॉस की रेशोज हैं वही प्रॉफिट की वो प्रॉफिट लॉस जो डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयर रेशो पे होगा, ऐसा नहीं है। लॉस की रेशोज अलहदा हो सकती हैं, प्रॉफिट की रेशोज अलहदा हो सकती है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो सकती है अलहदा? इस लॉजिक पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्यों इसकी वजह है। कि देखो कभी कभार ऐसा होता है किसी पार्टनर ने ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है, कम किसी ने कम किया होता है। और एक बंदा अगर इन्वेस्ट जिसने ज्यादा किया हुआ है और दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, एक बंदे ने इन्वेस्ट ज्यादा किया हुआ है, दूसरा मेहनत ज्यादा कर रहा है और 50-50 पे काम कर रहे हैं। सही है। अब लॉस के केस में हो सकता है उसने कहा कि भाई पैसा तुम्हारा लगा हुआ है, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं जो मैं लायबल हूँ। तो कहते हैं, चलो ठीक है, लॉस अगर लॉस हुआ तो 60% मेरा, 40 तुम्हारा। वैसे प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट में 50-50 पॉसिबल है। ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन द जो आपस में एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप को, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप, क्या उन्होंने परसेंटेजेस रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि रेशो सेम हो, जरूरी नहीं है रेशो सेम हो। ठीक है। तो सी भी गलत है। डी में कह रहा है अ कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब वो कह रहा है कंपनी जो है वो डायरेक्टर रन करते हैं। कंपनी जो है वो रन कौन करते हैं? डायरेक्टर। बिल्कुल, डायरेक्टर रन करते हैं, डायरेक्टर के अंडर ही सारा बिजनेस होता है जो रन कर रहा होता है। जबकि ओन्ड बाय मेंबर्स। अच्छा, मेंबर्स पता है किसका दूसरा नाम है? मेंबर्स नाम है दूसरा नाम शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स को आप मेंबर्स भी बोल सकते हो। अगर कोई बोले ना कि ये मेंबर ऑफ द कंपनी है तो इसका मतलब है इसने शेयर लिए हुए हैं कंपनी के। सही है। तो ओन मेंबर करते हैं यानी शेयर होल्डर, और रन कौन करते हैं? डायरेक्टर करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। वन का इस तरह से क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। सही है। अच्छा, आपको जहाँ पे मैं एमसीक्यूज करवाता जाऊंगा, जहाँ आपको इशू आएगा आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं रुक के आपका जवाब दे दूंगा साथ में। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बार बार पूछूंगा ना समझ आई समझ आई, तो वो आपका रिप्लाई आएगा यस समझ आई, तो वो फिर टाइम थोड़ा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अगर इशू होता है किसी ऑप्शन में, आप मुझे उसी वक्त सवाल कर देना चैट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस। जी जी सर, मत पूछो। आप अगर आपको चैट में इशू है तो आप ऑडियो में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर सेम है, आपने सवाल पूछा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखो, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर होता है जिसने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो। स्टेक होल्डर होता है जिसका कोई भी बंदा जिसका बिजनेस से ताल्लुक होता है ना, वो उसका स्टेक होल्डर है। जैसे जैसे कंपनी का कस्टमर भी उसका स्टेक होल्डर है, कंपनी का सप्लायर भी उसका स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। मतलब कह लो कि कंपनी से जिस जिसको इफेक्ट हो रहा है और कंपनी से जिस जिसका ताल्लुक है ना, वो सब स्टेक होल्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक क्या कहते हैं बिजनेस है, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं। उसके डायरेक्टर्स हैं, वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं। मतलब स्टेक होल्डर वो है कि कंपनी से ताल्लुक रखने वाला हर बंदा, यहाँ तक के यहाँ तक के शेयर होल्डर बजाते खुद भी स्टेक होल्डर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकता है, यानी हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर में कस्टमर आते हैं, सप्लायर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बॉस, शेयर होल्डर्स। उसके अलावा आप कोई भी बंदा गवर्नमेंट बाहर गुजर, आपके कंपेटिटर्स। जब आप F1 पढ़ोगे, इसका पूरा चैप्टर है स्टेक होल्डर के ऊपर, तो आप समझोगे वहां पे कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकता है, लेकिन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं हो सकते। ठीक है। क्लियर है सर? मत गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अभी हमने ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ना पढ़ा नहीं है, मतलब स्टेटमेंट वाइज नहीं पढ़ा, वो मैंने अभी पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं लेकिन एलिमेंट्स के मुताबिक बता देता हूँ। आप हमने एलिमेंट्स पढ़े थे 5 लेक्चर के अंदर, एसेट्स,
लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। अभी हमने स्टेटमेंट्स पढ़नी है कि स्टेटमेंट्स किस तरह बनती हैं, लेकिन वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एसओएफपी के अंदर। अब एक बात याद रखना, ये जो ये वाले एलिमेंट्स ना, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स तीनों के तीनों आते हैं एसओएफपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। और आपके पास जो बाकी दो एलिमेंट्स होते हैं इनकम और एक्सपेंस, इससे आपकी क्या बनती है, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, और एलिमेंट्स मैंने पांचों एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स जो मैंने एलोकेट किए हैं वो एसओएफपी को किए, और दो एलिमेंट्स मैंने एलोकेट किए हैं एसओसीआई को किए। ठीक है, अच्छा देखो, ड्राइंग्स आपने सवाल पूछा, ड्राइंग्स इनका पार्ट नहीं है। आप कर सकते हो, कह सकते हो कि ड्राइंग्स भी इसका पार्ट है, कह सकते हो, लेकिन लेकिन इसको मैं अब पांच एलिमेंट्स किस तरह पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें, क्या कहते हैं कि कैपिटल जो है ना, कैपिटल, ये वाला कैपिटल, इसकी रिडक्शन की तो ड्राइंग्स है। तो इस वजह से मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो उस वक्त मैं ड्राइंग्स को अलहदा पढ़ाता था। मतलब अभी भी मैं अलहदा अलहदा ही पढ़ाऊंगा, जब मैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर मैं इसको अलहदा से डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है, ये बजाते खुद अलहदा से एक एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट कैपिटल है। ये इसके अंदर एक एलिमेंट आता है, यानी कैपिटल के अंदर ड्राइंग आता है, और इसी कैपिटल के अंदर रिडक्शन को ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग्स एलिमेंट, फाइव मेजर एलिमेंट किसी भी किताब में, मेजर एसी, मेन एसीसी की कोई भी किताब खोलो तो पांच ही लिखे होंगे। वो कैपिटल के अंदर रिडक्शन ही ड्राइंग्स होती है। हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगा डबल एंट्री तो उसमें मैं कहूंगा हाँ, ड्राइंग्स भी एक एलिमेंट है, मतलब क्या कहते हैं, डबल एंट्री का। तो ड्राइंग्स भी एसओएफपी का पार्ट है, ड्राइंग्स भी एसओएफपी का पार्ट है, लेकिन वहां पे कैपिटल असल में पार्ट है जिसके अंदर ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होती है, बस ये फर्क है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एसओएफपी के वो एलिमेंट, मतलब वही एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर में तो वो आता है, एसपीएल आती है, वो एसओएफपी पूछ रहा है। इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, कैश रिसीव्ड, कैश का तो ताल्लुक है ही नहीं भाई इन चीजों से, क्या एक्रूअल अकाउंटिंग से तो कैश का ताल्लुक ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे ये भी। अच्छा, उसके बाद इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, कि जो आपका कैपिटल होता है ना, कैपिटल, इसका दूसरा नाम, अब हम इसका दूसरा नाम पढ़ा करेंगे इक्विटी। अब हम ज्यादातर इसका कैपिटल की जगह जो वर्ड यूज होगा वो इक्विटी का होगा, क्योंकि F3 लेवल पे ज्यादातर इक्विटी यूज होता है, इससे पहले कैपिटल यूज हो रहा होता है। तो इक्विटी वही ओनर ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है। एट स्पेसिफाइड डेट, ऑब्वियसली एक स्पेसिफाइड डेट पे बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इट इज समरी ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस, ये तो उसने दर्जियां ही उड़ाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सरमद, पूछो। वैसे इसका आंसर सी है, लेकिन सरमद आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। नहीं, लिक्विडिटी नहीं कह सकते, लिक्विडिटी का मतलब कुछ और है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कैश में कन्वर्ट किस तरह हो रही है। यानी अगर एक चीज कैश के अंदर जल्दी इन्वेस्ट हो, एक चीज कैश के अंदर जल्दी कन्वर्ट होती है ना, तो हम कहेंगे ये इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। और ये लिक्विडिटी ना कोई नाउन, वो इंग्लिश में पढ़ते थे ना, ये नाउन वर्ब और ये चीजें, ये नाउन वर्ड नहीं है, ये एक इफेक्ट का नाम है। लिक्विडिटी एक इफेक्ट का नाम है, कि किसी भी चीज का कैश में कन्वर्ट होना लिक्विडिटी कहलाता है। जो जितनी ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको ज्यादा, वो ज्यादा लिक्विड है। और जो जितनी मुश्किल से होगा उससे कहते हैं ये लेस लिक्विड है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, जैसे लैंड हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई, इनको देखा जाए, और दूसरी साइड पे करंट एसेट्स में देखा जाए, आपकी इन्वेंट्री हो गई, आपके रिसीवेबल्स हो गए। अब देखा जाए कि
इन्वेंट्री और रिसीवेबल ये तो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, कि इन्वेंट्री बेचोगे पैसा आ जाएगा, रिसीवेबल का मतलब है आपको पैसे आने हैं, तो ये इजीली, ये तो इसका मतलब ये मोर लिक्विड है, मोर लिक्विडिटी है इनकी। एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।